हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। दिस इज अंकुश टिप्टान। प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर किया साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो जो कॉन्सेप्ट्स करवाए गए वो सभी हमने कवर करने की कोशिश की गई। एक साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट ये हमने कवर नहीं किया, ये फर्दर वीडियोस में हम कवर करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो क्या करेंगे साइको एनालिसिस पर सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी हम सेपरेटली बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब इस चैप्टर में हम कवर करेंगे बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी, जॉन वॉटसन जो कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस की बात करें तो उसके फादर कौन कंसीडर किए जाते थे? सिगमंड फ्रॉइड। अब बिहेवियरिज्म के कौन किए जाते हैं? जॉन वॉटसन। आप जॉन बी वॉटसन बोल सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं, क्या होता है बिहेवियरल थेरेपी, इन थेरेपीज़ में क्या किया जाता है। साइको एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस कहाँ पर था? साइको सेक्सुअल एनर्जी पर, है ना, लिबिडल एनर्जी पर, इड ईगो सुपर ईगो, या हम कह सकते हैं कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड पर। अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो बिहेवियरल थेरेपी है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सारा का सारा फोकस हमारे बिहेवियर पर है। बिहेवियर मीन्स हमारी थॉट प्रोसेस या बिहेवियर पर। बिहेवियर जो कि मेल अडेप्टिव बिहेवियर है, जो गलत बिहेवियर कंसिडर किया जाता है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसको रिमूव करना या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना, उसको चेंज करना एज ए अडेप्टिव बिहेवियर या एक्सेप्टेबल बिहेवियर, या आप जिसको सही बिहेवियर कहेंगे, उसमें आप है जो अपने बुरे बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी का मेन फोकस यही है कि आप अपने बिहेवियर में कैसे चेंज लेकर आएँ। उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंस आपको छोटा सा समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था बिहेवियर थेरेपी का। तो बिहेवियर थेरेपी भी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है, जिसका फोकस है चेंजिंग मेल अडेप्टिव बिहेवियर्स एंड प्रमोटिंग हेल्दियर वंस। और जो हमारा हेल्दियर बिहेवियर है उसको प्रमोट करना। आप इसको कैसे प्रमोट करेंगे, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ थियरीज़ को अब करेंगे और कुछ थियरीज़ को फर्दर वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए जो आपको समझना क्या है, रेनफोर्समेंट, कंडीशनिंग, एक्सपोजर थेरेपी, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि हम अपने बिहेवियर में, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के बिहेवियर में, किसी के भी बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट का तो आपको पता ही होगा, हमने जब पवोल्व की थियोरी की होगी या स्किनर की थियोरी की होगी, है ना, या फिर हम कहें कि हमने किसकी की, हाँ, ये थियोरी है जिनमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर को चेंज करते हैं। हमने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी कवर किया, समझ रहे हैं। तो इनका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है कि बिहेवियर लर्न है, हम बिहेवियर को सीख सकते हैं। समझ रहे हैं कैसे? कि मान लीजिए मैंने आपको देखा, आपने कुछ अच्छा बिहेव किया लोगों के साथ, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को ग्रीट किया, ठीक है, या आप अपने टीचर से मिल रहे हैं, आपके जो फ्रेंड हैं वो अभी भी आपके साथ चल रहे हैं। जैसे ही आपने आपके टीचर से मिले, काफ़ी पुराने टीचर आपको मिले और आपने कहा कि गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप सभी, फैमिली में कैसे हैं, ये सभी चीज़ें आपने उनसे पूछी और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की। तो आपके फ्रेंड ने देखा, यार ये तो यार बड़ा अच्छा है, आप ये तो टीचर से कैसे बात कर रहे हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, आपसे सीखने की कोशिश की, एक पॉजिटिव बिहेवियर। तो बिहेवियर मीन्स बिहेवियर लर्न है, हम बिहेवियर को सीख सकते हैं। बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड। अगर क्या होता है, कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चे मान लीजिए क्लास बंक कर रहे हैं, अब पेरेंट्स को पता लग जाए, कई पेरेंट्स तो आते हैं घर, धड़ाधड़ पिटाई होने शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें उनके बिहेवियर को समझना है, उनमें मॉडिफाई कैसे करें, ये कुछ टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि कई बच्चे शुरुआत में पढ़ते नहीं थे, फिर अचानक से पढ़ने लग जाते हैं। जिनको खेल पसंद ही नहीं था, खेलना, वो अचानक से खेलने लग जाते हैं। तो कैसे उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, यही बिहेवियर थेरेपी कहती है कि बिहेवियर लर्न है और बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, किसके लिए? हमारे मेंटल हेल्थ और वेलबींग में भी ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। अब बिहेवियरिज्म, जैसा कि मैंने बताया, छोटी सी हिस्ट्री है, ये आप पढ़िएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर ना एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिला कि आपको कोई हिस्ट्री ही पूछ ले। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जॉन वॉटसन, पवोल्व जिन्होंने जो शुरुआत की, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दी, इवॉन पवोल्व ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी। दोनों को हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या किया था हमने, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ है जो क्या किया था, अनकंडीशनल, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स, इन सभी टर्म्स को समझने की कोशिश की थी। ऑपरेंट कंडीशन में हमने रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन सभी को समझने की कोशिश की। अब जो नई टर्म आपको एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन से मिलेगा।
क्या होता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन? जोसेफ फोल्प ने जो इंट्रोड्यूस किया था इस टेक्निक से, मोस्टली ये कैसे यूज़ की जाती है? हमारी एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए, वो भी ग्रेजुअल एक्सपोजर। अब ये कहेंगे आप ग्रेजुअल एक्सपोजर क्या है? सारी नई नई टर्म सुनने को मिल रही है। सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइजेशन भी आपके लिए नई टर्म होगी, या CBT भी आपके लिए नई टर्म होगी। तो इस वीडियो में ना हम इन दो टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, अब रही बात सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होता क्या है ना? तो अब देखिए, आप एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा है आरव बच्चा है, हम शुरुआत से यही एग्जांपल ले रहे हैं। अब आरव को, या फिर आप यहाँ पर स्लैश लगा लीजिए और आप बताइए, एक यहाँ पर खुद आप अपने आप को भी रख लीजिए। भाई, स्टेज पे बोलना किसी किसी बच्चे को पसंद होता है क्लासेस में, है ना? वो ज़्यादातर कम ही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं, क्लास में मिलते हैं जो कि ये खुश होकर कि हाँ, मैं स्टेज पे जाके बात तो करूँगा, या मैं अपनी स्पीच दूंगा, या मैं अपने बारे में बताऊँ, अपनी फैमिली या किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने स्पीच देना है। तो कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप और आरव उन स्टूडेंट्स में से नहीं है, पहली कंडीशन ये है। ठीक है, आपको क्या होता है? फियर महसूस होता है, आप फील करते हैं काफ़ी फियर, एंजाइटी। जैसे ही आपको ये पता लग जाए कि आपको ना क्लास में भी खड़ा किया जाने वाला है कि आप बताइए आपका नाम क्या है, आपको एंजाइटी फील होना शुरू हो जाएगी, डर लगना शुरू होना लग जाएगा, आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मान लीजिए। अब ये क्या है, हम कह सकते हैं इनको फोबियाज़ भी, आपको डर लग रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़ होता है। एक मैं ओवरव्यू देता हूँ कैसे किया जाता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़। अब आरव और आपको डर लग रहा है सिंपली, तो आप किसी एक क्लाइंट के पास, काउंसलर के पास जाएंगे और वहाँ पर आप जाकर बताएंगे मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। ओके, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर आपके साथ क्या किया जाएगा, या हम जो क्लासेस में भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं, जो काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं स्कूल्स में, तो वो इस टेक्निक का कैसे यूज़ करेंगे कि एक लिस्ट तैयार कर दी। लिस्ट कैसे? पहले लिस्ट तैयार कर दी हमने 10 आइटम्स की। अब यहाँ पर आइटम्स क्या होंगी, मैं साथ के साथ थोड़ा थोड़ा लिख भी देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो। 10 आइटम्स आपने लिखी, और आइटम्स क्या होंगी यहाँ पर? स्टेटमेंट कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं। अब आप कहेंगे ये 10 आइटम्स, 10 स्टेटमेंट, कंडीशन कैसी? अब मान लीजिए मैंने क्या कहा, पहली कंडीशन ये है कि बच्चे को पहली बार हम अपने आप खुद बात करेंगे आपस में, टीचर और एक स्टूडेंट। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है? वो क्लासरूम में जब टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तब उसको खड़ा किया जाएगा, फिर अब वो बात करेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, क्लासरूम में ही 2 फ्रेंड के साथ बात करेगा, विद 2 फ्रेंड्स, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। उसके बाद आपने फोर्थ स्टेटमेंट दे दी कि अब 6 स्टूडेंट के साथ, अब ज़रूरी थोड़ी है किसी के फ्रेंड हो इतने, वो 6 स्टूडेंट्स के साथ उसे एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करनी होगी। उसके बाद हमने क्या किया, उसको क्लास की स्टेज पे, मतलब हम क्लास के सामने उसको बुलाया ब्लैक बोर्ड के पास, और फिर हमने उसको कहा कि अब आप इस टॉपिक पर बात करें। उसके बाद हमने 2 क्लासेस को कंबाइन किया, फिर उसको सामने बुलाया। उसके बाद फिर हमने 4 क्लासेस को, और उसके बाद हमने एक जो सेमिनार हो रहा है, सेमिनार नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे स्कूल के किसी फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में हमने उसको बुलाया, और अब आप बात करें। तो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, सबसे पहले बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा रहा है कि हाँ तुम बात कर सकते हो। मुझसे बात की तो तुम अपने 2 फ्रेंड से बात करो, 2 फ्रेंड से बात की तो आप अपने 6 फ्रेंड से बात करो, 6 फ्रेंड से बात की तो आप एक क्लास के सामने बात करो, 2 क्लासेस के सामने, 4 क्लासेस के सामने, और उसके बाद पूरे स्कूल के सामने। धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है, जिस कंडीशन से आपको डर लग रहा है, उसको आपके साथ फेस किया जा रहा है, आमना सामना करवाया जा रहा है, जिससे आप उसको फेस कर सके और उस कंडीशन में आप सर्वाइव कर सके सिंपली। तो यही है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। एट द एंड आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, बिल्कुल टॉप पर, जहाँ पर आप उन चीज़ों से हैंडल कर पाएंगे, उन चीज़ों को जो आपने नीचे, जिनसे आपको डर लगता था। अब थियरी पर चलते हैं, ये मैंने ओवरव्यू प्रोवाइड करवा दिया। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज ए थेरेपेटिक टेक्निक यूज्ड टू ट्रीट फोबियाज, एंजाइटीज एंड डिसऑर्डर. Okay, so it involve gradual and structured exposure to the feared object or situation, जिससे आपको डर लगता है.
स्टार्टिंग विद लेस एंजाइटी से शुरू करेंगे, जो कि लेस एंजाइटी प्रोवोकिंग जो हमारी कंडीशंस रहेंगी, और धीरे धीरे करते करते हम क्या करेंगे, मोर एंजाइटी जो प्रोवोकिंग स्टिमुली पर पहुंच जाएंगे। ओके, सो दिस एक्सपोजर इज पेयर्ड विद अ रिलैक्सेशन टेक्निक। अब ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे करेंगे और आपको डर लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पर साथ ही साथ जैसे कि मान लीजिए आपको क्लास के सामने बुलाया गया, उस टाइम आप काफ़ी डर गए, तो आपने बच्चे की कमर पर हाथ रखा और कहा कि कोई बात नहीं बच्चे, आप धीरे से रिलैक्स, एक गिलास पानी पीजिए और उसके बाद शुरू कीजिए, दैट्स इट। ये सभी हमारे दोस्त हैं। ऐसा करके ना, इस तरह की जो टेक्निक्स है जिससे बच्चा रिलैक्स हो जाए। या हम कहते हैं ना कि आप स्टेज पे जा रहे हैं, आपकी टांगें काँप रही हैं, आपकी आवाज़ में कंपन है, तो आप डीप ब्रीथिंग कीजिए। ऐसा अगर आपके टीचर्स के थ्रू आपने कभी सुना हो स्कूल्स में, तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप टीचर्स ये कहते हैं कि डीप ब्रीथिंग करें बच्चे, आप ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या है, ये रिलैक्सेशन टेक्निक है, जहाँ पर आप क्या होंगे, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद आप बात करना शुरू करें। और ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स ट्रेनिंग्स हर एक स्टेज पर बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि उन जो स्टिमुलस से, जो फियर्ड स्टिमुलस हैं, उनके साथ है जो एसोसिएट करने के बाद उनका बैलेंस क्रिएट हो जाए, उसे ज़्यादा डर ना लगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पर एंजाइटी और फियर है जो वो कम होता चला जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या है, द गोल इज़ टू डिसेंसिटाइज द इंडिविजुअल टू द फोबिक स्टिमुलस एंड प्रमोट ए मोर अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स हम गेन कर सके स्टूडेंट्स के थ्रू, ये हमारा ऑल ओवर है जो क्या होता है, गोल होता है, ताकि एक बच्चा एक उस फियर से आज़ाद हो सके, फ्रीडम पा सके। सो अब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के लिए ना कुछ स्टेप्स हैं। कैसे, जैसा कि मैंने अभी बताया, एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम है। अब आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये क्या, जैसे कि हायरार्की कंस्ट्रक्शंस। हायरार्की कंस्ट्रक्शन मीन्स आपने 10 आइटम सेलेक्ट की, ये वाली 10 आइटम्स, और हायरार्की में उसको सेट कर लिया। हायरार्की मीन्स आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले लेस एंजाइटी प्रोवोकिंग या लेस फोबिया, जो भी फियर, जिस स्टिमुलेटिंग इवेंट हम बोल सकते हैं, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि इसमें कम एंजाइटी प्रोवोक होगी, सेकंड में थोड़ा सा ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, और ऐसे ऐसे करते करते बिल्कुल पीक लेवल पर आप चले जाएंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग किसे कहेंगे, कि आप रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप डीप ब्रीथिंग करवा रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए बोल दिया, सिप ऑफ वाटर के लिए बोल दिया, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, जो आपको ये लगता है कि ये ना इसके बॉडी में एंजाइटी क्रिएट हो रही है। तो इस वक्त अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर कि आप कौन सी ट्रेनिंग या कौन सी टेक्निक उसको प्रोवाइड करवाई जा रही है कि वो है जो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द फियर इवोकिंग स्टिमुलस, जो हमारी लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पर इंडिविजुअल को रिपीटेडली एक्सपोज किया जाता है फोबिक स्टिमुलस से, या हम कहेंगे एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस से। जैसे जैसे कि वो रिलैक्स करता है, जिन जिन टेक्निक्स का यूज़ करता है। एक टेक्निक्स है मेंटल इमेजरी। अब मेंटल इमेजरी आपने कभी सुना हो तो आप क्या करते हैं कि आपको डर लग रहा है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि यार तुम ना अपनी अच्छे टाइम के बारे में सोचिए, है ना। तो मेंटल इमेजरी मीन्स आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपका जो अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम था, उसके बारे में सोचकर आप अच्छा महसूस करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ये भी एक टेक्निक्स है। तो उन टेक्निक्स के साथ साथ जब आप जो क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं फोबिक स्टिमुलस के थ्रू, तो उसको डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर ना एंजाइटी, फियर, फोबिया सब कुछ कम होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अंडरस्टैंड। और जैसे जैसे हम एक एक स्टेज पार करते चले जाएंगे, मान लीजिए फर्स्ट स्टेज पर हैं, जैसे ही आपने यहाँ पर सक्सेस हासिल की, तभी आप सेकंड स्टेज पर चले जाएंगे। फिर आपको ऐसा करना होगा कि एक पर्टिकुलर इवेंट को सोचना होगा, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट को जो आपको एंजाइटी प्रोवोक कर रही है उसको आपको फेस करना होगा। साथ ही साथ आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करना होगा और डिसेंसिटाइज करना होगा उस पर्टिकुलर इवेंट को। ऐसे करते करते आपको 10 की 10 स्टेटमेंट्स को फेस करना होगा। सिंपली यही है सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइजेशन। आप सिस्टम से क्या कर रहे हैं, डर को डिसेंसिटाइज कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, हाउ टू राइट इन योर एग्जाम्स, ऑल दीज थिंग्स। मुझे उम्मीद है कि आपको कवर हो गई होंगी। ओके, अब एक्सपोजर एंड एक्सटिंक्ट अप्रोच। हो सकता है आपको यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो एक्सपोजर एंड एक्सटिंक्शन अप्रोच ये क्या कहती है? एक्सपोजर थेरेपी इज़ ए फॉर्म ऑफ बिहेवियरल थेरेपी, जिसको डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने फियर को क्या करें, फेस करें। अब करते तो वहाँ पर भी हैं, एंजाइटी यहाँ जो अभी हमने की,
हायरार्की कंस्ट्रक्शन, फिर हमने उसको रिलैक्सेशन टेक्निक, यहाँ पर भी हम फेस करते हैं हमारे फियर को। तो ये कैसे डिफरेंट है इससे? व्हेन यू आर स्केयर्ड ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज़, जब भी आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको स्टेज पे बात करने से डर लगता है, आपको पसंद नहीं है, आप ये कहेंगे कि मुझे पसंद नहीं है, तो आप हर बार उस पर्टिकुलर इवेंट को, एक्टिविटीज़ से या ऑब्जेक्ट से, जिससे भी आपको डर लगता है, जो भी आपके अंदर एंजाइटी प्रोवोक कर रही है, उससे आप बचने की कोशिश करेंगे। यू जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैम। अंडरस्टैंड? मान लीजिए आपको क्राउडेड प्लेस में जाना पसंद नहीं है, तो हो सकता है आप एलिवेटर ना ले, बाजार में ना जाए, मार्केट में ना जाए, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ पर आप ना जाएं। लेकिन ये कोई सही बात नहीं है। धीरे धीरे ये आपके ना लॉन्ग टर्म लाइफ में काफ़ी आपको अफेक्ट करेगी। इसलिए ये जो एक्सपोजर टेक्निक है, जो एक्सपोजर थेरेपी है, ये इस साइकिल को ब्रेक करती है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकले, कि आप एलिवेटर नहीं ले रहे हैं या पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा रहे हैं, मार्केट में नहीं जा रहे अपनी फैमिली के साथ। तो इन सभी साइकिल्स को ब्रेक करती है और आप अपने फियर से क्या करते हैं, फेस टू फेस बातचीत कर पाते हैं सिंपली, है ना। तो इट इन्वॉल्व एक्सपोजिंग यू टू द सोर्स ऑफ योर फियर इन अ सेफ एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आप उन चीज़ों को फेस करेंगे और उनसे क्या करेंगे, ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपोजर थेरेपी एम टू हेल्प यू ओवरकम योर फियर सो दैट द ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी, सिचुएशन डजंट काज एंजाइटी एंड यू कैन एंगेज विद इट मीनिंगफुली। अंडरस्टैंड? आई होप यू। उसके बाद आता है हमारे पास अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी में जनरली क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे शाही दवा खाना वाला। लेकिन मैं एक बार बता दूं अवर्जन थेरेपी में क्या हो रहा है कि जिस बिहेवियर को आप रिमूव करना चाहते हैं, जो मैलएडेप्टिव बिहेवियर, अनवांटेड बिहेवियर जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आप क्या कर दें, उस बिहेवियर के साथ आप अनप्लीजेंट इवेंट को जोड़ दें, अनप्लीजेंट स्टिमुलस को जोड़ दें। अब आप यहाँ पर हो सकता है ये आपको कन्फ्यूजन लगेगी, अभी अनप्लीजेंट और अवर्सिव स्टिमुलस क्या होती है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आरव है, आरव का नेचर है अल्कोहलिक। देखिए छोटी सी स्टोरी अगर आप ये सुन लेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आरव का नेचर अल्कोहलिक है, उसको शराब पीने की आदत है। और क्या किया, आरव की पत्नी ने क्या देखा, बसेस में, ट्रेन में, ऑटो में, कहीं पर भी आपने भी देखा होगा जो पोस्टर्स लगे होते हैं, हकीम बाबा का दवा खाना या शाही दवा खाना, शराबी को बिना बताए आप शराब छुड़वाएं या स्मोकिंग आप छुड़वाएं। तो उसमें वो क्या करते हैं, एक छोटी सी मेडिसिन या पुड़ियाँ दे देते हैं जिसमें जो चूरन टाइप होता है, चूरन समझते हैं, पाउडर टाइप, समझ रहे हैं, तो वो होता है और वो उसको खाने में मिलाकर देना होता है। जैसे ही हम उसको दे देते हैं तो वो क्या होगा, वो उसको खा लेगा खाने को, और खाना खाने के बाद जैसे ही वो वाइन शॉप पर जाएगा, वाइन लेगा, शराब लेगा, जैसे ही पिएगा तो वहाँ पर उसको देखने को मिलेगा वो वॉमिटिंग कर रहा है, उसके स्टमक हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है या फिर ब्लड आ रहा है वॉमिट में। तो ये सभी सिम्टम्स क्या क्रिएट कर रहे हैं कि आपने जो अनवांटेड बिहेवियर है, अनप्लीजेंट और अवर्सिव स्टिमुलस, वो उत्तेजनाएं, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो कि एक व्यक्ति चाहता नहीं है। अब कौन चाहता है कि उनके साथ ऐसा हो, नहीं चाहते ना। तो अनप्लीजेंट जिसमें उसको मज़ा ना आए या जिसमें उसको दर्द हो, पेन हो, वो कॉन्सिक्वेंसेस हमने उस बिहेवियर के साथ ऐड कर दिया, इसकी वजह से वो उस बिहेवियर को बंद कर देगा। इसी को कहते हैं अवर्जन थेरेपी। सिंपली अवर्जन थेरेपी एम टू रिड्यूस और एलिमिनेट अनवांटेड बिहेवियर बाय एसोसिएटिंग देम विद अनप्लीजेंट और अवर्सिव स्टिमुली। अंडरस्टैंड? द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अवर्जन थेरेपी इज टू क्रिएट ए नेगेटिव एसोसिएशंस। क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिव एसोसिएशन कर रहे हैं स्पेसिफिक बिहेवियर और अनप्लीजेंट। कॉन्सिक्वेंसेस सच एज नोजिया, डिस्कम्फर्ट, पेन, ये सभी हमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने अल्कोहल का एग्जांपल लिया। जनरली आपने ये काफ़ी जगह देखे होंगे पोस्टर्स कि आप बिना बताए किसी की भी शराब छुड़वा सकते हैं, तो वहाँ पर अवर्जन थेरेपी का मोस्टली जो यूज़ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब जब वो शराब पिएगा उसको ये लगेगा नहीं यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। गलत मीन्स अनप्लीजेंट बिहेवियर हो रहा है, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिल रहे हैं, और इसी की वजह से वो क्या करेगा, शराब को पीना बंद कर देगा। अल्टीमेटली आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो व्हेन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट, पेन इन रिस्पॉन्स टू द बिहेवियर दे वांट टू चेंज, they are more likely to avoid it in the future. Aversion therapy has been used in treatment of various conditions including substance abuse, जैसा कि मैंने बताया, certain behavioral addictions and specific behavioral disorders। इनमें सबसे ज़्यादा है जो aversion therapy का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर एथिकल इश्यूज़ भी देखने को काफ़ी मिलते हैं, लेकिन अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ अवर्जन थेरेपी का मीनिंग हमें समझना था, वो हमने समझ लिया।
अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जाम में वर्जन थेरेपी के बाद, वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे बनेगा, CBT, ठीक है। अब यहाँ पर भी अब तक हम क्या कर रहे हैं, अब तक हमने क्या किया कि हम मैल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपली अंडरस्टैंड। तो CBT क्या कहती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। 3 टर्म है यहाँ पर, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी का जो कंक्लूजन मैं बताना चाहूँ आपको कि हमारे जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, वो सभी कैसे किस पर अफेक्ट करती है, हमारे थॉट्स पर, कि जो हमारा बिहेवियर है, जो हम मैल अडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं, ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे थॉट्स पर, कि हम कैसा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, एक ऑब्जेक्ट को लेकर, एक कंडीशन को लेकर कैसा सोचते हैं। हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी कोग्निशन, हमारा कोग्निशन हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारा कोग्निशन पॉजिटिव होगा तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव बिहेवियर हम शो करेंगे, सिंपली दैट्स इट। अब मैल अडेप्टिव बिहेवियर इट मीन्स हमारा कोग्निशन भी गलत है, हम गलत तरीके से सोच रहे हैं। अगर हम इन कोग्निशंस को ठीक कर ले, वे वो परसेप्शन हमारा ठीक हो जाए, तो हमारा बिहेवियर भी सही हो जाएगा, हमारा बिहेवियर बिल्कुल सही होगा। अंडरस्टैंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये छोटी सी टर्म समझ में आ गई होगी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का गोल क्या है, वो आइडेंटिफाई करती है, मॉडिफाई करती है कॉग्निटिव थॉट्स को और बिहेवियर एक्शन। बिहेवियर किसे कहेंगे, जो हम एक्शंस करते हैं, हमारे पैटर्न्स को, जो कि हमारी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रेस या इमोशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काफ़ी मदद करता है। सिंपली मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा, ये एग्जांपल आपको फिर भी काम आएगा। मान लीजिए आपने क्या किया, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और अचानक से गाड़ियों का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और जाम आपके सामने लग जाता है, और आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आपके बॉस ने कहा हरी अप, आप जल्दी आ जाओ, मीटिंग के लिए आप देर हो रहे हैं। आपने गाड़ी को भगाना शुरू किया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके सामने जाम लग गया, बात खत्म। अब वो जाम लग गया, दैट्स इट, ये तो आपने थोड़ी किया है, लेकिन वो जाम आपकी जो बिहेवियर प्रोसेस, जो आपकी जो थॉट प्रोसेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अरे यार आई एम गेटिंग लेट, अब मुझे बॉस छोड़ेंगे नहीं, शायद मुझे सस्पेंड कर दे, शायद मुझे डिसमिस कर दिया जाए, या मुझे जो नौकरी से भी निकाल दिया जाए। ये क्या है, इर्रेशनल थॉट्स हैं, समझ रहे हैं। ये इर्रेशनल थॉट्स आपके क्या करेंगे, बिहेवियर में शो होंगे। बिहेवियर में कैसे, जब आप ऑफिस में जाएंगे आपको एंजाइटी होगी, ठीक है, आपके चेहरे पर एक चिंता होगी, ठीक है, आप हो सकता है आप स्वेटिंग कर रहे हो, आपको पसीना ही पसीना आ रहा हो, अब क्या होगा, ये वरी आप जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आप शो करेंगे। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यही कहते हैं कि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड। और अगर मान लीजिए आप अच्छी तरह सोचे यार कोई बात नहीं, जाम लग गया, किसी की गलती थोड़ी है, एक्सीडेंट हो गया तो इट्स ओके, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ये सभी चीज़ों, हमारी थॉट प्रोसेस, ये हमारे मेंटल वेलबींग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, एल्बर्ट एलिस जिन्होंने REBT दी थी, REBT जिसको रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहा जाता है 1950s में, और जो एरोन बेक जिन्होंने CBT दी थी 1960s में, ठीक है, एरोन बेक ने। अभी आप ये याद रख लीजिए, REBT को भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज़ में। अब जो पहले क्या था, ABC मॉडल था, ABC मॉडल, बाद में जिसको ABCDE मॉडल कर दिया गया है 1990s में एल्बर्ट एलिस के थ्रू। ओके, सो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी से इंस्पायर्ड थी ये, कौन सी, CBT थियरी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अभी हमें क्या समझना है, इसका ABC मॉडल समझना है, ये कौन सा मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल करते हैं हम। ABC मॉडल क्या कहता है, हमारे पास A मीनिंग होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, B होता है बिलीफ और C होता है कॉन्सिक्वेंसेस। एक्टिवेटिंग इवेंट क्या होगा कि कौन सी एनवायरनमेंट की इवेंट हमारे ब्रेन में एक्टिवेशन का काम कर रही है, कि हमारी परसेप्शन को कैसे डिफाइन कर रही है। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि आपको गाड़ी का जाम आपको देखने को मिला, तो आप कहेंगे ट्रैफिक जैम, यहाँ पर एक्टिवेटिंग इवेंट होगी जो कि इनिशिएट करेगी हमारी सीक्वेंसेस को। सीक्वेंसेस को कैसे, ये मैं बताऊँगा। एक्टिवेटिंग इवेंट होगी कि आपको ट्रैफिक जैम है, आपने सोचना शुरू कर दिया। अब आप कैसे सोचते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। बिलीव आपके क्या है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को लेकर, समझ रहे हैं, इंडिविजुअल थॉट इंटरप्रिटेशंस अबाउट द एक्टिवेटिंग इवेंट, ये डिपेंड करता है। और ये थॉट ऑटोमेटिक होते हैं, ये रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, कि कहीं जो मुझे निकाल ना दे बॉस मुझे, या मुझे फायर ना कर दे, या फिर आप कहेंगे कि मुझे डिसमिस ना कर दे, शायद मेरी लोगों के सामने बेइज्जती ना हो जाए।
तो ये सभी इरेशनल थॉट्स हैं। अब रैशनल भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इनके कॉन्सिक्वेंसेस कि आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, आप चिंता करेंगे, आपको जो पसीना आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि इमोशनल एंड बिहेवियरल आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल बिलीव अबाउट द एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट की वजह से अब देखिए आप कौन से इमोशनल एक्सप्रेशंस, बिहेवियरल एक्सप्रेशन वहाँ पर शो करेंगे। तो यही ABC मॉडल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ABC मॉडल आप जो डिफाइन करें, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इसके बारे में थोड़ा बताना होगा, हम क्या करते हैं, कैसे हमारे ये जो थॉट प्रोसेस हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे ये ऑल दीज टर्म्स आर इंटर रिलेटेड, कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। किसने दिया? एरन बेक ने एल्बर्ट एलिस से इंस्पायर्ड होकर दिया। यहाँ पर कुछ अप्रोचेज़ का भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जैसे कि RBT या फिर रैशनल लिविंग थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी या डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी। अब डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी को हम फर्दर वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो ये ABC मॉडल है। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं समझाना चाहता था, कि कौन सी सीक्वेंसेस की बात हो रही थी। यहाँ पर इन सीक्वेंसेस की बात हो रही थी कि मान लीजिए आपकी जो इवेंट है वो क्या करेगी, इन सीक्वेंसेस को शुरू कर देगी। यहाँ पर ऐसे ये चलती रहती है, ऐसी ही सीक्वेंसेस को शुरू करती है एक्टिवेटिंग इवेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द ABC मॉडल इज। अंडरस्टैंड? सो आपको समझ में आ गया होगा ABC मॉडल। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप ये डायग्राम बना सकते हैं, वो टर्म्स लिख सकते हैं, सभी चीज़ें, ठीक है। अब कुछ CBT टेक्निक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आपके बिहेवियर में अपने कॉग्निशंस को सेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं बिहेवियरल थेरेपीज़ का यूज़ करके। कुछ टेक्निक्स है जैसे कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या कहती है? आइडेंटिफाई एंड चैलेंजिंग नेगेटिव और इरेशनल थॉट पैटर्न एंड रिप्लेस देम विद मोर रैशनल एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं, कौन कौन से इरेशनल थॉट्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश है, और हो सकता है आपको वो रिप्लेस करने की कोशिश है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने क्रश को आज प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं और आपको ये थॉट आ रहे हैं बार बार, शायद वो मुझे रिजेक्ट कर दे, शायद मेरा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, शायद मैंने परफ्यूम अच्छा नहीं लगाया, वो क्या कहेगी, कौन से सवाल पूछेगी, मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरह के जो इरेशनल थॉट से बचे, आप आइडेंटिफाई करें उनको और उनको रिप्लेस करें रैशनल से, कंस्ट्रक्टिव थॉट से। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स जो आपकी कॉग्निशन में, जो आपके ब्रेन में प्रोसेस चल रही है, थॉट्स जो एक के बाद एक आ रहे हैं, उनको सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर मैनर में आप सेट करें, रिस्ट्रक्चर्ड करें, ताकि आप उस एंजाइटी से, उस जो बिहेवियर या जो आप बिहेवियर शो करने वाले हैं रैशनल थॉट्स की वजह से, उनसे आप बच सकें। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट मीन्स आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के हेल्प से आप क्या करें, आपकी थॉट प्रोसेस को वैलिडेट करने की कोशिश करें। क्या ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। तो आप ऐसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, एविडेंस गैदर कर सकते हैं और उन बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है उन इरेशनल थॉट से बचने के लिए। या आप कर सकते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। अब बिहेवियरल एक्टिवेशन कौन सी टेक्निक है? बिहेवियरल एक्टिवेशन मीन्स आप मोर पॉजिटिव बिहेवियर्स में एंगेज हों, जितना हो सके आप जो रिवार्डिंग एक्टिविटीज़ में। जैसा कि मैं बताना चाहूँ आपको, क्या करें आप, जैसे आपने एक चैप्टर कवर किया, आपने एक चैप्टर को याद किया, समझा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की, उसको अप्लाई करने की कोशिश की। जैसे आप उसको सक्सेसफुली अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करें, पैट ऑन द बैक करें, है ना, या एक आइसक्रीम खा कर आएँ किसी एक पर्टिकुलर, या एक मूवी देख कर आएँ किसी सिनेमा में। तो वो बिहेवियरल एक्टिवेशन की आप क्या करें, रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके बिहेवियर में तेज़ी से चेंज आएगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी मीन्स आप जो आपको जिन स्टिमुलस से आपको डर लगता है, जिन सिचुएशन से आप जो अवॉइड करना चाहते हैं, जिनसे आप भागने की कोशिश करें, उनको फेस किया जाए। फेस आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि आप सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन को हैंडल करने में कैपेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। अब माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक क्या कहती है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं,
डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम जो हेल्प इंडिविजुअल स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट, ये सभी जो टेक्निक्स है, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ऑल दीज टेक्निक्स हेल्प एन इंडिविजुअल टू रिमेन इन प्रेजेंट मोमेंट। हम ये कह सकते हैं कि वो एक, हम ये कहते हैं ना कि आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, है ना, वर्तमान में आप जिए, भविष्य की आप चिंता ना करें, भूतकाल को आप छोड़ दें, जो भी आपसे गलतियां हुई आप उनको सभी को भूल जाइए। तो आप सिंपली यहाँ पर जो डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये हेल्प करती हैं कि हम एट प्रेजेंट उस मोमेंट का हैप्पीली हम क्या करें, इंजॉय कर सके उस मोमेंट को, समझ रहे हैं। तो ये सभी माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंडर आएंगी। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे, कि आप किन पर काम कर रहे हैं, कि आप अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं कि कैसे मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, आप उनमें अपने जो क्या कर रहे हैं स्किल्स को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो CBT टीच इंडिविजुअल टू डेवलप इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू एड्रेस रियल लाइफ चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एंजाइटी, फीलिंग, इमोशंस बेटर हो जाएंगी और एंजाइटी कम हो जाएंगी। एंजाइटी बेटर नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। ओके, होमवर्क असाइनमेंट किसे कहेंगे, कि आप क्या कर रहे हैं कि आप छोटे छोटे ना डेली टास्क ले रहे हैं, ठीक है, उन टास्क्स को आप कंप्लीट कर रहे हैं। होमवर्क असाइनमेंट मीन्स आपने थ्योरी, मान लीजिए अब आपने ये पढ़ा कि आपके अंदर आप भी काफ़ी सोचते हैं, बार बार सोचते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते, तो आपने क्या किया, छोटे छोटे टास्क आपने एक हफ्ते के लिए बनाए अपने व्हाट टू डू लिस्ट वाली में, और फिर आपने उनमें मार्क करना शुरू कर दिया, आज मैंने ये किया, आज मैंने किया। तो होमवर्क असाइनमेंट्स भी हेल्प करते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से एक मैल एडेप्टिव बिहेवियर को आप चेंज कर सकें। ग्रेडेड टास्क असेसमेंट किसे कहेंगे, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बड़े से टास्क को छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में आप ब्रेक कर रहे हैं, फिर उनको अचीव करने की कोशिश करें, सिंपली सो उसको ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट कहेंगे। थॉट रिकॉर्ड मीन्स आप अपने थॉट्स को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे ही कंडीशंस हैं, कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है, कौन से ऐसे पीपल है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे ब्रेन में ऐसे थॉट्स लेकर आ रहे हैं, जो हमारे ब्रेन में नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट पैदा कर रहे हैं। तो उन थॉट्स को रिकॉर्ड किया जाए और फिर उनको अवॉइड किया जाए या उनको रिप्लेस किया जाए। सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद को मॉनिटर करना, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। इन्वॉल्व ट्रैकिंग one's thought, emotions, behavior throughout the day to gain a better understanding of their thought and identifying area of the interventions। कहाँ पर आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है ये आपको पता चल जाता है। तो ये था हमारे पास CBT, बिहेवियरिज्म आप कह सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की। बिहेवियल थेरेपी यहाँ पर हमने स्टडी करने की कोशिश की। किसने डेवलप किया? जॉन वॉटसन ने, इवॉन पवोल, इन सभी ने भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। तो ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट को हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।